हमारे पास एक सवाल है, लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस में टोटल हम लोगों ने 6 स्थिति का अध्ययन किया, पढ़ाई किया है, जिसमें 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता था और केवल 1 स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता था। उसी के लिए कह रहे हैं लेंस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि हम लोगों को लेंस सूत्र प्रूफ करना। लेंस सूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा, क्या होता था फॉर्मूला, 1/v बराबर 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही फॉर्मूला था ना। इसी को हम लोगों को प्रूव्ड करके निकालना है, इसी को क्या करना, प्रूव्ड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये v क्या है, v है वस्तु दूरी, u क्या है प्रतिबिंब, सॉरी v है प्रतिबिंब दूरी और u है वस्तु दूरी, और f क्या है, f है फोकस दूरी। यानी कि इन तीनों के बीच में रिलेशन हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चित्र से पहले हम लोगों को इन तीनों चीज को खोज करके निकालना भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चित्र से कुछ चीजों को खोज करके निकाल लेते हैं। चित्र से खोज लेते हैं, कहाँ से, चित्र से। सबसे पहले चित्र से क्या ढूंढ लेते हैं हम लोग, वस्तु दूरी, क्योंकि वस्तु दूरी तो फॉर्मूला में हम लोगों को चाहिए, इसके बिना तो फॉर्मूला प्रूफ ही नहीं होगा। वस्तु दूरी चाहिए और क्या चाहिए, प्रतिबिंब दूरी चाहिए। प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी चाहिए हम लोगों को। इन तीनों चीजों को हम लोग डायग्राम से, चित्र से ढूंढेंगे। एक और चीज चाहिए, फोकस दूरी। फोकस दूरी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इन तीनों चीज को ढूंढना है। तो अब जरा सा आप डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु दूरी चाहिए हम लोगों को, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। ये बीच में प्रकाशीय केंद्र है O, ये O प्रकाशीय केंद्र और वस्तु ये AB। तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी यानी कि ये हो गया क्या, OB। ये प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी OB हो गया, जो कि प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ है। कहने का मतलब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस और इसको सूचित करते हैं U से। प्रतिबिंब दूरी, वस्तु का दूरी हम लोगों ने OB बराबर माइनस U लिखा। अब उसी प्रकार से प्रतिबिंब दूरी O से कहां तक चला जाएगा, B डैश तक, इसको माइनस भी लिखेंगे क्योंकि भी से प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं और ये बाईं तरफ है तो इसको भी माइनस रखेंगे। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, जो कि आपको दिख रहा होगा OF1 होगा अभी के समय में। फोकस दूरी हमारा F1 है, मुख्य फोकस। इस बार देखिएगा प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ है, यानी चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में है, तो ये हो जाएगा प्लस में, और इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल f से। अब जब हम लोगों ने इन तीनों चीज को ढूंढ लिया, तो अब हम लोग प्रूविंग तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सिद्ध क्या करना वो भी लिख लेते हैं, तभी तो ध्यान में रहेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चलिए प्रमाण देना शुरू करते हैं। प्रमाण में सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज। और आपको ध्यान होना चाहिए कि दो त्रिभुज जो पहला हम लोग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, पहला वस्तु वाला और दूसरा प्रतिबिंब वाला। वस्तु यानी कि AB वाला त्रिभुज पहला लेंगे, और AB वाला त्रिभुज पर अगर आप ध्यान दोगे तो दिखेगा AB और ये O की तरफ ABO, ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे दिख गया होगा। तो ये पहला त्रिभुज हमारा ABO हुआ, और इसी प्रकार का एक और त्रिभुज लेना, जो कहाँ से लेना, प्रतिबिंब की तरफ से। तो प्रतिबिंब है हमारा A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब A डैश B डैश है, A डैश B डैश। इससे रिलेटेड अगर त्रिभुज लेना चाहे तो पहला तो ये दिख रहा है, ये वाला A डैश B डैश और O। तो यानी कि हम लोगों को ये त्रिभुज भी मिल गया। क्या नाम है इसका, A डैश B डैश और O। इन दोनों त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे। इन दोनों त्रिभुज को समरूप बनाना है। समरूप कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों का दो एंगल बराबर होगा। कौन सा एंगल, दिमाग लगाइएगा। ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, जिसके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ABO। क्या लिख सकते हैं, कोण ABO, यानी कि कोण ABO बराबर होगा, ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 होगा। नाम क्या है, कोण A डैश B डैश O। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों समकोण है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण है। क्लियर बात। एक और एंगल कम से कम बराबर होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज में है, यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, समरूप। अगर त्रिभुज ABO के नजर से देखें तो कोण AOB क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर कोण, ये बड़ा वाला एंगल, सॉरी प्रतिबिंब से देखें A डैश B डैश वाला त्रिभुज से, तो A डैश O B डैश हो जाएगा। कोण हो जाएगा A डैश O और B डैश
ये किस कारण से? क्योंकि ये दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है, कॉमन है ये एंगल। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। तो अगर किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो यहाँ पर एक प्रमेय लग जाता है। प्रमेय का नाम क्या है? प्रमेय का नाम हम लोगों ने देख रखा पहले से ही, ए समरूपता प्रमेय से। जैसे ही किसी भी त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो, किसी भी त्रिभुज का दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो उसमें ए समरूपता प्रमेय लग जाता है और वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? आपस में समरूप हो जाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं कौन से प्रमेय से? ए समरूपता, ए समरूपता उप प्रमेय से, ए समरूपता उप प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी ओ, और ये समरूप का ये निशान होता है ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात यानी कि ए बी का बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बट्टा में बी डैश ओ, और ए ओ बट्टा ए डैश ओ, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होगा। ये नियम है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। लेकिन इसमें बाकी चीज का तो हमारे पास काम है। इसमें ए ओ और ए डैश ओ जो है, ये देखिएगा ध्यान से, जो तिरछी लाइन यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा, ये तिरछी लाइन ए ओ और ए डैश ओ, इसका हमारे पास कोई काम नहीं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं इसको, अगले स्टेप में हम लोग इसको छोड़ देंगे और हमारा यही हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर बात? अब दो एक और त्रिभुज चाहिए हम लोगों को, एक जोड़ी त्रिभुज चाहिए, एक त्रिभुज नहीं। तो कहां से मिलेगा जरा सा सोचते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ये द्वारक खींचना पड़ जाएगा। ये द्वारक अगर हम लोग खींच लेते हैं, ये द्वारक है, परिभाषा हम लोगों ने देखा हुआ है। ये जो अभी हम लोगों ने खींचा ये द्वारक, और इस बिंदु का नाम है एम और ये बिंदु का नाम ओ है। तो एम ओ, चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाला बिंदु एम ओ F1 दिख रहा है ना, एम ओ F1, ये एक त्रिभुज आपको नजर आया होगा। तो ये त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं। नाम क्या है त्रिभुज का? त्रिभुज का नाम क्या रखा हम लोगों ने? त्रिभुज एम है ना, त्रिभुज है हमारे पास एम ओ और ये F1, त्रिभुज एम ओ F1। और एक और त्रिभुज चाहिए। एक और त्रिभुज कौन सा लिया हम लोगों ने? तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एम ओ F1 और त्रिभुज यहाँ से देखिएगा, एम ओ F1 के ही एकदम पीछे बहुत बड़ा सा ए डैश बी डैश, ये F1 नहीं दिखा क्या? एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। ये ए डैश बी डैश F1, ये इतने बड़ा सा त्रिभुज डॉट लेने वाला F1 तक, ये बी डैश से लेकर के F1 तक का, ए डैश बी डैश और F1, ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। नाम क्या हुआ त्रिभुज का? त्रिभुज ए डैश बी डैश और F1 से, ये दोनों त्रिभुज से हम लोग लेंगे। और फिर से इन दोनों को भी क्या करना है? समरूप ही करना है। समरूप करने के लिए दो दो एंगल बराबर होना चाहिए। बराबर कीजिए। पहला एंगल इसका ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 दिखा कि नहीं? ये वाला जो एंगल दिख रहा होगा हम लोगों को, ये एंगल 90, ये वाला दिखा होगा। नाम क्या रखेंगे? एम ओ F1। क्या नाम है इसका? एम ओ F1, एम ओ F1 बराबर, ये बड़ा वाला त्रिभुज में तो पहले से 90 लिखा हुआ है, तो ए डैश बी डैश F1 क्या हो गया? 90 डिग्री। कोण ए डैश बी डैश और F1 ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर? क्योंकि ये दोनों आपस में समकोण है। ये दोनों आपस में कैसा है? समकोण है। एक और एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल जो अभी है, ये जो एंगल मैं जिस पे खींच रहा हूं, ये वाली एंगल जो है, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। छोटे वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो होगा एम F1 और O, ये बराबर होगा एंगल, ये बड़ा वाले त्रिभुज की नजर से देखें तो ए डैश F1 और बी डैश। क्यों बराबर? क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है। क्योंकि ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों बराबर। और किसी भी त्रिभुज का दो एंगल अगर आपस में बराबर हुआ तो प्रमेय लग जाएगा। कौन सा? ए समरूपता उप प्रमेय से, ए समरूपता उप प्रमेय से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? फिर से ये भी समरूप हो जाएगा। ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। नाम क्या है? एम ओ F1, त्रिभुज एम ओ F1 समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और F1 ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। और अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो
इसको मैं एक जरा बढ़िया से लिख देता हूँ, नहीं तो कहीं आपको पता नहीं चलेगा। MOF1 और अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी MO बट्टा में A डैश B डैश और बराबर OF1 बट्टा में B डैश F1। और तीसरी भुजा भी हम लोग MF1 A डैश F1 ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं तो इसको छोड़ देते। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अभी तक में हम लोग टोटल कितना काम किया, 2 बार दो दो त्रिभुज का जोड़ा चुन करके दोनों का दो दो एंगल बराबर करके ए समरूपता ऊपर में लगा करके दोनों को बराबर कर दिया। यहां तक काम हम लोगों ने अभी तक में किया है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 1 और 2 को हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अड़चन आ रहा है। क्या अड़चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये समीकरण 1 में आप नजर दौड़ाओ तो नीचे A डैश B डैश है, इसमें भी A डैश B डैश, लेकिन ऊपर में यहाँ AB और यहाँ पर MO है। ऊपर में पहला समीकरण में AB है, नीचे में MO है। तो ये किसी तरह से अगर AB और MO बराबर हो जाए तो समीकरण 1 और 2 भी हमारा बराबर हो जाएगा, जो कि वास्तव में समीकरण 1 और 2 बराबर है भी। कैसे, चलो दिखाता हूँ डायग्राम में। डायग्राम में देखना, ये जो लाइनिंग है AM और ये जो पूरा B1 F1 B डैश F1 ये बड़ा वाला लाइन प्रधान अक्ष, ये दोनों आपस में समांतर है और उसी समांतर रेखा के बीच में दो लाइन है। कौन कौन, MO और AB। MO और AB दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है, लांबिक दूरी है। तो इस प्रकार से MO और AB भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ, कारण लिखना पड़ेगा। कारण लिख दीजिए, चूंकि AM वो ऊपर वाला जो लाइन है AM ये समांतर है किसका, ये दोनों छोर पर ले लेते B डैश और F1। B डैश और F1 ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, इसलिए MO बराबर हो जाएगा AB के। इस प्रकार हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 2 में MO के जगह पर AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, इससे हमारे पास क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा आगे देखते हैं। समीकरण 2 में MO के जगह पर हम लोग अगर AB लिख दें, यहां से देखिएगा समीकरण 2, ये समीकरण 2 MO की जगह अगर AB लिख दें, ये हो जाएगा AB बट्टा में A डैश B डैश, AB बट्टा A डैश B डैश होगा। बराबर में क्या बचेगा, OF1 बट्टा B डैश F1। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 तो हमारा बराबर हो नहीं पाया, लेकिन समीकरण 1 और 3 को जब आप देखोगे तो दिखेगा कि ये दोनों बराबर है, यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 बराबर 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 क्यों बराबर, क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक का ये दायां पक्ष, BO की जगह पर हम लोग OB लिख सकते हैं, BO की जगह पर OB भी लिख सकते हैं, और B डैश O की जगह पर OB डैश भी लिख सकते हैं। बराबर में क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 3 का बायां पक्ष OF1 बट्टा B डैश F1 ये होगा। अब इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, O से रिलेटेड करते हैं, O से। तो जिसमें आप ध्यान से देखिएगा 3 पद में OB OF1 OB डैश सब के सब O से पहले ही रिलेटेड है, बस एक B डैश F1 नहीं। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले बाकी 3 पद को लिख लेते हैं, OB बट्टा OB डैश बराबर OF1 बट्टा में ये B डैश F1 को समझिएगा, इसी को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। B डैश F1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा B डैश और F1 इतना बड़ा सा, तो इसको हम लोग 2 टुकड़ा में तोड़ करके लिख सकते हैं। ये B डैश F1 की जगह OB डैश अलग और OF1 अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OB डैश अलग OB डैश प्लस OF1, इन दोनों को अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए। अब इसमें सबको पहचानिए, ये OB क्या है, OB है हमारा -U यानी कि वस्तु दूरी, बट्टा OB डैश क्या है, OB डैश हमारा -V यानी कि प्रतिबिंब दूरी, बराबर OF1 क्या है, OF1 है हमारा, यहाँ पे देखिएगा बायां साइड, ये यहाँ पे +F है, तो इसके जगह पे लिख देंगे +F बट्टा में OB डैश, फिर से OB डैश तो -V अभी हम लोगों ने रखा था, प्लस OF1 क्या है, OF1 तो +F है, तो लिख दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करना है, -U को मल्टीप्लाई करना -V प्लस F से, कोना कोनी करेंगे, -U गुना -V तो ये हो जाएगा UV, और -U गुना F तो ये हो जाएगा -UF, बराबर -V गुना F तो -VF। अब सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ होने के बाद ये UV -UF और ये VF अभी माइनस में है दाईं तरफ,
अगर ये बाएं तरफ आ गया तो प्लस में हो जाएगा VF बराबर 0। अब क्या करते हैं, प्रत्येक पद में UVF से भाग देते हैं, प्रत्येक पद में UVF से भाग लगा देते हैं। प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर क्या करना है, UVF से भाग देने पर, प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर, तो ये UV बट्टा UV बट्टा हो जाएगा UVF माइनस UF बट्टा हो जाएगा UVF प्लस VF बट्टा हो जाएगा क्या, UVF बराबर 0 के बट्टा में भी हो जाएगा UVF। अब काटेंगे तो U कटा और V कटा, तो यहाँ से भी UV कट गया, U कटा F कटा, U कटा F कटा, VF गया तो VF गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, अगर ये देखेगा तो ये बचा हमारे पास 1 बट्टा F, और ये माइनस में 1 बट्टा V, और ये फिर यहाँ पे प्लस में 1 बट्टा U बच रहा है बराबर 0। अब इसको हम लोग अगर ये 1 बट्टा F को इधर छोड़ दे, बाकी दोनों पद को उधर भेज दे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो हमारे पास मिलेगा 1 बट्टा F इधर ही रह जाएगा, ये थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 बट्टा F बराबर बचेगा 1 बट्टा V, अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, 1 बट्टा V हो गया प्लस में, और माइनस 1 बट्टा U, और ये तो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या आ गया फाइनली, जो कि जगह की कमी के कारण से मैं नीचे लिख रहा हूँ एडजस्ट करके, 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा U, ये U है बराबर 1 बट्टा F। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही क्या है, लेंस सूत्र है, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। क्लियर है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको आसानी से समझ लो कि दो त्रिभुज हम लोग 2 बार लेते हैं और फिर दोनों को समरूप करके समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 में जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को बराबर करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये MO और AB बराबर नहीं होता, तो AM और BF1 को समांतर करके MO और AB को भी बराबर कर लेते हैं। फिर समीकरण 2 में MO की जगह AB रख करके समीकरण 1 और 3 को बराबर कर लेते हैं। फिर बाकी जो बचा उसका वैल्यू यहाँ से रख करके जो हम लोगों ने खोज करके रखा, फिर आराम से फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रत्येक पद में क्या करते हैं, UVF से भाग देने पर, प्रत्येक पद में UVF से भाग देना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आता है। क्लियर है, तो इतना आप याद कर सकते हो।